दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमें लगता है कि आज इस देश के समूचे सिस्टम को डिकोड किया जाए, क्योंकि आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था क्या इतनी कमजोर है कि हम मजदूरों को घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे? हमें उनसे भी पैसे लेने पड़ेंगे, 2 जून की रोटी मुहैया नहीं करा पाएंगे। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम अपने ही नागरिकों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सुविधा दे पाएं। हमारे पास वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम में इस देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए माइग्रेंट मजदूर ही काम करता है, जो गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से विदेश तक चला गया। और उस इकोनॉमी को अगर हटा दिया जाए तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ढह के गिर जाएगी, जो अब नजर आ रहा है। तो फिर यह सिस्टम चलता कैसे है? और इस सिस्टम के भीतर में अगर माइग्रेंट मजदूर ना हो, अगर सिस्टम ढह रहा है तो माइग्रेंट मजदूर को ही हम सुविधा दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के लिए हमें लगता है कि आज पिरामिड के ऊपर से हम देखना शुरू करते हैं। पिरामिड का ऊपर का मतलब है कि अभी तक हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय मजदूर हैं, जो भारतीय एनआरआई हैं, व्हाइट कॉलर हैं, और मजदूर जिन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है, कम से कम उनकी स्थिति तो अच्छी होगी। और अब समूची दुनिया में जब संकट आया है और वो भारत लौटना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए हम अगर कोशिश भी करें तो उन्हें सभी अगर आना चाहें, भारत लौटना चाहें, तो हम उनको 1 महीने में भी ला पाए। जी नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इतना ही नहीं, संकट इतना गहरा है कि भारत में सरकारी खजाना खाली हो चला है और स्थितियां ये आ गई है कि अब संकट में पड़े लोगों को संकट से निकालने के लिए भारत सरकार उन्हीं से पैसे लेगी। आप कहेंगे ये बात देश के भीतर तो हम देख रहे हैं। यकीनन रेलगाड़ी से सफर करना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, बस से जा रहे हैं तो टिकट लेना पड़ेगा, हवाई जहाज से आएंगे तो भी टिकट लेना पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहेंगे उसका भी पैसा देना पड़ेगा, मेडिकल जांच होगी उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, घर तक पहुंचाएंगे उसके पेट्रोल की कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी। तो फिर इस देश का मतलब क्या है? इसे ही डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि एक बात जहन में बार बार आती है कि दुनिया भर में जो फैले हुए भारत के मजदूर और एनआरआई हैं, आज की स्थिति में चूंकि समूची दुनिया पर संकट है और हर देश अपने नागरिकों को देख रहा है, तो भारत को भी अपने नागरिकों को देखना चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में मजदूर कहीं पर हैं तो वह अरब देशों में है। अरब देशों के 6 देश ऐसे जहां पर सबसे बड़ी तादाद में भारतीय मजदूर हैं। उन मजदूरों की कौन सी हालत है? और क्या उन हालत के बीच में जब वो परेशानी स्थिति में आ गए हैं तो क्या उन्हें भारत कैसे लाया जाए? जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे भारत आएंगे? और भारत के भीतर भी ये सवाल निकल कर आ गया। स्थिति ये आ गई कि जिन लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना पंजीकरण कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था कि हम अपने गांव लौटना चाहते हैं, उसका भी एक डाटा हमारे पास आया जिसमें पता चला, क्योंकि जब सरकार पैसे लेने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि कितना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं कि हम टिकट लेकर घर जा सके। दूसरा, जो स्थिति होती जा रही है बेरोजगारी की और गांव की भी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ये भी आपको बताएं। लेकिन आज डिकोड करने की परिस्थिति में हमने कहा है कि इस पिरामिड के टिप पर खड़े हो जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि क्या वाकई संकट में आए भारतीय नागरिकों को सुविधा देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उन्हें अपने देश वापस लाना, यह जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं होगी क्या? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम हवाई जहाज भेज देंगे, आप आ जाइए, टिकट आप ही को लेना होगा। यह कौन सी स्थिति है? क्योंकि इस देश के भीतर की इकोनॉमी धीरे धीरे अगर माइग्रेंट वर्कर्स पे आकर टिक गई है, तो एक सवाल यह भी है कि अगर माइग्रेंट पर ही इकोनॉमी जा टिकी और इकोनॉमी ही माइग्रेंट हो गई, तो ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था की मौत हो रही है तो माइग्रेंट बचेगा कैसे? और माइग्रेंट मजदूरों की मौत होगी तो इकोनॉमी कैसे बचेगी? यह भी जहन में रखिएगा। लेकिन बहरहाल, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में भारत के तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है। लेकिन आज उन लोगों का जिक्र करने वाले हैं जो भारत लौटना चाहते हैं, भारत के नागरिक हैं, वहां मजदूरी कर रहे थे, वहां मुश्किल हालात है। उसमें अरब देश सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में, क्योंकि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हम लौटना चाहते हैं, उनकी तादाद जो जानकारी आ रही है तकरीबन 5 लाख तक है।
जिसमें सबसे ज़्यादा यूएई के लगभग 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम लौटना चाहते हैं। सवाल है, भारत सरकार ने पहले हफ्ते में पहली खेप में, जो आज से शुरू हुआ है, 7 तारीख से 13 तारीख तक 64 विमान उड़ान भरेंगे। 64 विमान के समानांतर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी जाएंगे और नेवल शिप भी जाएगी। हर विमान में 200 लोग ही बैठ सकते हैं, यानी 64 फ्लाइट में कुल तादाद हो गई 12,800 लोग बैठेंगे। बाकी जो 2,000 लोग हैं वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से आएंगे या नेवल शिप से आएंगे, जो कि अपने तौर पर ज़्यादा जगहों पर नहीं जाएगी। वह जाएगी मालदीव में जाएगी, वो जाएगी अरब कंट्रीज़ में जाएगी और वहाँ से लेकर आएगी। ये 2,000 पैसेंजर्स अलग होंगे। लेकिन भारत के कितने लोग अरब कंट्री में, पहले सिर्फ अरब कंट्री का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स अरब कंट्री ही जा रही है। 10 फ्लाइट यूएई जाएगी, जहां पर 2 लाख लोगों ने कहा है कि हम लौटना चाहते हैं। लेकिन 10 फ्लाइट का मतलब क्या है? 10 फ्लाइट का मतलब हर फ्लाइट में 200 लोग हैं तो 2,000 लोग हुए। और इन रजिस्ट्रेशन कराया है 2 लाख लोगों ने। बाकी लोगों को कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन यूएई के भीतर में रहने वाले भारतीयों की तादाद लगभग 34 लाख है। अब जरा सिलसिला देखिए, जो खास तौर से अरब कंट्रीज की स्थिति है। यूएई में लगभग रहते हैं 34 लाख लोग, सऊदी अरब में रहते हैं 25 लाख लोग, कतर में रहते हैं लगभग 7.5 लाख लोग जो इंडियंस हैं, कुवैत में रहते हैं लगभग 10.5 लाख लोग, ओमान में रहते हैं लगभग 7.5 लाख लोग, बहरीन में रहते हैं लगभग 3.5 लाख लोग। सबको मिला दीजिएगा लगभग 80-90 लाख लोग अरब कंट्रीज में रहते हैं। 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहां के मजदूरों की स्थिति है कि फिलहाल वहां पर जो तेल कंपनियां हैं उनका काम भी ठप हुआ है और सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन का प्राइवेट काम चल रहा है जो कंस्ट्रक्शन को पूरा करने की जरूरत थी। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पर हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों को जोड़कर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहां पर सारे काम ठप पड़े हैं। अरब कंट्रीज के भीतर में जो भारतीय मजदूर नहीं, दुनिया भर के सबसे ज्यादा मजदूर रहते हैं और वहां की इकोनॉमी भी एक लिहाज से माइग्रेंट वर्कर्स पर ही टिकी हुई है। लेकिन इस दौर में जब वायरस का संकट आया है तो वहां पर मैक्सिमम भारतीय जो रहते हैं वो अपार्टमेंट्स में एक कमरे लेकर 5-5 लोग रहते हैं। कुछ स्लम्स भी हैं जहां पर रहते हैं। और अरब कंट्रीज के भीतर में कहा तो जा रहा है कि सबको सुविधा दी जाए, लेकिन अलग अलग देशों ने जो स्थिति लाई है उसकी औसत स्थिति निकालिएगा तो ये 2-3 बातें सामने आती है। पहली, अपने ही मजदूरों को पहले सुविधा देनी है, बाहर के मजदूरों को नहीं देनी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। दूसरी स्थिति, उनको बाहर निकलने भी नहीं देना है, उनको कॉन्ट्राइन ही रखना है, समाज से अलग ही रखना है। और इन सब के बीच चाहे तो उन्हें विदाउट पे लीव किया जा सकता है, उन्हें वापस भेजा जा सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर को वहां हक भी दे दिया गया है। वहां पर स्थिति कब नॉर्मल होगी, कैसे नॉर्मल होगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहां से लोग यहां अगर आएंगे तो यहां की स्थिति जो भारत की है, यहां पर रोजगार भी नहीं है। ये स्थिति और भयावह होती जा रही है जब शहर से रिवर्स पलायन होकर लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं। स्थितियां नाजुक है। शहर के भीतर का संकट बार बार नजर आ रहा है। हर सेक्टर की स्थिति नाजुक है। भारत सरकार जो 64 फ्लाइट भेजे रही है उसमें 10 फ्लाइट यूएई के लिए, 7 फ्लाइट अमेरिका भी जाएगी। 1 लाख का किराया देकर आपको लौटना है। अमेरिका में बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, तकरीबन 12.5 लाख तो एनआरआईज रहते हैं। इसके अलावा 44 लाख ऐसे भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने तौर पर उन्होंने, किसी ने ग्रीन कार्ड ले लिया है, कोई वहाँ के नागरिक हो गए हैं, उनकी भी तादाद है। ब्रिटेन से आने वाले 7 फ्लाइट्स आएंगी, उनको लगभग 50,000 देना होगा। सऊदी अरब से 5 फ्लाइट आएगी। सऊदी अरब के बाद सिंगापुर से भी 5 फ्लाइट आएगी। कतर से 2 फ्लाइट लाई जाएगी, लोगों को लेकर आएगी। मलेशिया, बांग्लादेश से भी 12,000 रुपये आपको देने होंगे अगर आप वापस आ रहे हैं। बांग्लादेश में तकरीबन 10,000 इंडियंस रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं काम करते हैं वहाँ पर, कपड़े का काम करते हैं, जूट का काम करते हैं। भारत में पूरा का पूरा ठप कर दिया गया। जो पूरा इलाका था नॉर्थ ईस्ट और बंगाल को मिला लीजिए, जूट इंडस्ट्री तबाह हुई, वहाँ पे डेवलप हुई। और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कपड़ा और ख़ास तौर से सूती कपड़ा बनता है जिसमें भारतीय मजदूर वहाँ काम करते हैं। स्थिति वहाँ ठप पड़ी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब उस कपड़े की मांग नहीं हो पा रही है। कुवैत में 5 फ्लाइट दी जा रही है, फिलीपींस में 5 फ्लाइट दी जा रही है, ओमान में 2 फ्लाइट दी जा रही है, बहरीन में 2 फ्लाइट जा रही है। इस परिस्थिति में 3-4 चीज़ें समझिए। जो खास तौर से अमेरिका है,
ब्रिटेन है, सिंगापुर है। ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर भारतीय इंटेलेक्चुअल माइग्रेंट हो गया, चला गया था। उस इंटेलेक्चुअल के सामने संकट है वहां पर, ये वाइट कॉलर है। उसमें से ज़्यादातर लोग वही लौट रहे हैं जो कि उस दौर में वहाँ फंस गए, जिनका अब वहाँ पर जो वीज़ा ख़त्म हो रहा है और जो हेल्थ सर्विस के वजह से कुछ फंसे हैं, जो भी वजह से फंसे उनको ही भारत लाने की स्थिति में है, क्योंकि 7 फ्लाइट का मतलब सिर्फ है 1400 लोग आ पाएंगे। ब्रिटेन से 7 फ्लाइट का मतलब वहां से भी 1400 लोग आ पाएंगे, अमेरिका और ब्रिटेन से। सिंगापुर से 5 फ्लाइट का मतलब है 1000 लोग आ पाएंगे। सिंगापुर में तकरीबन 6.5 लाख लोग भारतीय रहते हैं। सवाल है, और इसके पैरेलल में आइए तो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने और वियतनाम और फिलीपींस में इंडियंस मैक्सिमम गए हैं, कपड़ा को लेकर मलेशिया और बांग्लादेश गए हुए हैं, और लेबर के तौर पर पूरे अरब वर्ल्ड में गए हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लाना पड़ जाए, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं, भारत के पास तमाम प्राइवेट कंपनियों को भी मिला दीजिएगा अगर, तो सिर्फ 433 बोइंग विमान है, A320 433 ही है। उसमें एयर इंडिया के पास 77 है, 77, और बाकी 356 बोइंग जो है वह इंडिगो है, गो एयर है, विस्तारा है या एयरवेज है, एयर एशिया है। उसमें मैक्सिमम जो है इंडिगो के पास है, 236 है। हमारा कहना है सबको मिला दीजिए, और 433 बोइंग विमान में 200-200 लोगों को जब लाना शुरू करेंगे, तो अगर सारे विमान एक साथ उड़ान भर लें तो भी 86,600 लोग ही आ पाएंगे एक वक्त में। तो कितनी बड़ी तादाद में हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होनी चाहिए थी, हमने कभी नहीं बनाई, कभी नहीं सोचा। भारत के भीतर ट्रेन नहीं उतनी, बसें नहीं उतनी कि प्रवासी मजदूरों को पहुंचा सकें, बाहर से ला सकें। दूसरा संकट, जो फंसे हुए लोग हैं वहां पर, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे आएंगे? टिकट ले नहीं सकते हैं। और संकट इतना भर नहीं है, संकट उसके आगे का है। ये इसलिए बड़ा संकट है क्योंकि जिन लोगों को भारत लाया भी जाएगा, उनसे ना सिर्फ पैसा लिया जाएगा बल्कि उनके मेडिकल चेकअप का भी पैसा लिया जाएगा, उनको जो क्वारंटाइन रखा जाएगा। मसलन आप दिल्ली का एक एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली के भीतर जो लोग पहुंचेंगे उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 होटलों को हायर किया गया और कहा गया हर होटल में आपको एवरीडे 3000 प्लस टैक्स देना होगा। इस 3000 में रहना खाना दोनों होगा, यानी खाने की व्यवस्था भी होगी। अब 14 दिन किसी को रहना है और 3000 एक दिन का है, तो लगभग 48,000 उसके पास होने चाहिए क्वारंटाइन रहने के लिए। आप कल्पना कर रहे हैं कि पैसा संकट में आए हुए लोगों के लिए भी सरकार के पास अपना खजाना नहीं है कि वह उनको दे पाए। और यह फैक्ट है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी मिनिस्ट्रीज को भी लिखा है कि जो हमारा बजट था उसका 22% जो था वह तो प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप योजना के तहत था। अलग अलग जो स्कीम्स चलाई जा रही है उसमें आप स्टेट्स को पैसा रिलीज मत कीजिए, क्योंकि स्टेट्स का अध्ययन कीजिए कि वह उनके पास पैसा है या नहीं। आप किसी योजना के तहत अगर पैसा देंगे और आधा पैसा स्टेट को लगाना है और वो नहीं लगाएगा तो ये पैसा भी स्टक हो जाएगा, मत दीजिए। यानी इतनी स्थिति नाजुक है और एक इमरजेंसी सी स्थिति है भारत की इकोनॉमिक प्रोसेस को लेकर। क्यों आ गई, कैसे आ गई, किस रूप में आ गई, इस पर बात हो, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि भारत सरकार ने ऐसा नहीं है कि अपने तौर पर व्यवस्था नहीं की, आपकी हर मुश्किल को और मुश्किल हालातों में डाला है। आपके जहन में तुरंत पेट्रोल डीजल का जिक्र होना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि 16 फरवरी को भारत सरकार एक्साइज टैक्स से 1 लीटर पेट्रोल में जो लेती थी वो 20 रुपए लेती थी 16 फरवरी को, और आज है 7 मई। आज की तारीख में वह 20 रुपए बढ़कर प्रति लीटर 32 रुपए 90 पैसे हो गए, यानी 12 रुपए 90 पैसे एक्साइज टैक्स हम लोग ज्यादा देने लगे सिर्फ 1.5 से 2 महीने के भीतर में, और वो कमाई सरकार के पास जाने लगी। और ऐसा नहीं है कि ये पेट्रोल का हिस्सा है, डीजल की स्थिति देखिएगा। जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी फरवरी में ली जाती थी लगभग 15 रुपए 80 पैसे, और ये बढ़कर अब हो गई 31 रुपए 80 पैसे, यानी 16 रुपए बढ़ गए डीजल में भी। लेकिन इसका लाभ अगर इधर जा रहा है तो दूसरी स्थिति आपके जहन में होगी कि आखिर कीमत ओरिजिनली है क्या। ओरिजिनली कीमत जो है यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जब सारी चीज़ होती है और जो
डीलर के पास जब पेट्रोल दिया जाता है और डीलर से जो पैसा लिया जाता है, तो डीलर से पैसा जो लिया जाता था 16 फरवरी को वो 33 रुपये 1 लीटर का लिया जाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो गया तो आज की स्थिति यह है कि डीलर से प्रति लीटर 19 रुपये लिया जाता है। और ये जो पैसा बच रहा था, ये पैसे को इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं है कि डीलर को कोई लाभ हो गया, क्योंकि डीलर को कोई लाभ हुआ नहीं और उसकी जो अपनी कमीशन जो होता था वह भी कमोवेश उतना ही है। प्रति लीटर बेचने पर डीलर का कमीशन, पेट्रोल बेचता है तो 3 रुपये 60 पैसे, वो भी कमोवेश उतना ही है। 2 रुपये 50 पैसे डीजल बेचने पर वह भी कमोवेश इतना ही है। स्टेट ने भी वैट नहीं बढ़ाया है, ये सिर्फ एक्साइज बढ़ा है, क्योंकि स्टेट के वैट पर आइएगा तो स्टेट वैट 1 लीटर पे फरवरी में लगता था 15 रुपये 30 पैसे, जो आज की स्थिति में लगता है 16 रुपये 40 पैसे पेट्रोल में। और डीजल में 9 रुपये 50 पैसे लगता था फरवरी में, उसमें जरूर बढ़ा है, वह किया गया है 16 रुपये 30 पैसे। यानी इकोनॉमी की साइकिल को जरा समझना शुरू कीजिए कि अगर पेट्रोल डीजल पे भी आपको रियायत नहीं और उससे भी मैक्सिमम पैसा सरकार ही लिए जा रही है, तो फिर सरकार के पास तो पैसा होना चाहिए था। और टैक्स पेयर का पैसा, क्योंकि सरकार के 30 लाख करोड़ के बजट में 20 लाख करोड़ तो टैक्स का पैसा रहता है। और टैक्स पेयर के लोग ही अगर फंसे हुए हैं, मान लीजिए मजदूर तो टैक्स नहीं देता है, आपने मजदूरों को तो पैसा नहीं दिया और मजदूरों से टिकट ले लिया, लेकिन टैक्स पेयर अगर फंसा हुआ है अरब वर्ल्ड में, वो जो टैक्स देता है। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय मजदूर ही करता है। और वो मजदूर जब कमाता है तो उसको टैक्स के तौर पर भारत सरकार भी लेती है। यह भी आपके सवाल जहन में होगा कि आखिर वो कितनी कमाई है जो भारत सरकार के पास। भारत दुनिया से जो कमाता है तकरीबन 7,800 करोड़ डॉलर हर साल, ये कमाई है भारत सरकार की। और इस कमाई को जब वो भारत में लेकर आता है तो यहां पर भी उससे वसूल लिया जाता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको भी हम रियायत देने की स्थिति में नहीं है। तो ये आप जरा सिस्टम को समझिए, ये सिस्टम चल कैसा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इकोनॉमी जवाब दे गई है, पॉलिटिकल विल पावर जनता को और ज्यादा परेशानी में डालते हुए उससे और ज्यादा पैसा लेने की स्थिति में आ गया है। तो स्थिति क्या होगी, खास तौर से तब जब हम अरब वर्ल्ड का जिक्र कर रहे थे तो वहां की जानकारी नवंबर 2019 में, जरा कल्पना कीजिए किन हालत में भारत के मजदूर देश को छोड़कर विदेश जाते हैं। अरब वर्ल्ड का डाटा जो पार्लियामेंट में दिया गया, वी मुरलीधरन स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल अफेयर के स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने नवंबर 2019 में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2014 से लेकर 2019 तक यानी 5 साल में अरब वर्ल्ड में रहने वाले 33,988 मजदूरों की मौत हो गई। यानी हर दिन 18-19 मजदूर मरते हैं एवरेज, हर महीने लगभग 560 मजदूर मरते हैं एवरेज। अब आप कल्पना कीजिए कि हर साल मजदूरों की तादाद, मरने वाले की तादाद जो है अरब वर्ल्ड में भी लगभग 6,800 तक है। और उसमें जब वहाँ के मजदूरों की हालत है और वहाँ की स्थितियों को, जब दिक्कतों को बताया गया और इन दिक्कतों के सामने आया कि वहाँ पर वेजेस का पेमेंट सही नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो लेबर राइट्स और जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है, जो इंश्योरेंस होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, रेजिडेंशियल परमिट के लिए उन्हें परेशानी होती है, वीकली अलाउंस नहीं मिलता है, वह टाइम नहीं मिल पा रहा है, वीकली हॉलीडे दूर की बात है, फोर्स किया जाता है लंबे समय तक काम लेने, लॉन्ग आवर्स के लिए काम करने के लिए, वो कितने भी घंटे हो सकते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन में जब भारत सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि एक नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह की शिकायतें हमारे दूतावास को मिली है और लगभग 15,501 शिकायतें सिर्फ जनवरी से अक्टूबर 2019 के बीच में इंडियन एम्बेसी ने वहां पर दर्ज की है, तो अब जब स्थिति बिगड़ी है तो सोचिए क्या स्थिति होगी। यह सिर्फ सोचा जा सकता है। और ऐसे में अगर देश अपने ही नागरिकों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन सी हालत होगी। और अगर खड़ा हो पाने की स्थितियां नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि आप नहीं खड़ा हो पाए और आपने इकोनॉमी को इतना खोखला बना दिया, जबकि आपकी रईसी में कोई अंतर नहीं आया है, आपकी रईसी अभी भी वैसे ही है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी मंत्री संतरी और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने तौर पर एक गाड़ी में नहीं निकलता है, आगे पीछे पूरा एक सैलून चलता है, एक रेला चलता है।
यानी खर्च अपरंपार है। आज उसका जिक्र बताने की जरूरत हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिन बातों का हम आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं उसमें सिर्फ इन बातों का महत्वपूर्ण स्थिति है कि जब वो संकट में है तो उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या होगा या रास्ता किस रूप में होगा। क्योंकि हमने देश के भीतर में देखा कि कर्नाटक में फैक्ट्री मालिकों ने और रियल एस्टेट वालों ने कहा मजदूरों को वापस मत भेजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा अगर भेज दीजिएगा तो ये वापस नहीं लौटेंगे तो हमारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बंधुआ मजदूरी की स्थिति भी आजाद भारत में 21वीं सदी में ये कर्नाटक में दिखाई दी। दूसरी स्थिति तेलंगाना से नजर आई, जहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में मत भेजिए मजदूरों को, हमें बड़ी मुश्किल होगी, तो हमने रेलगाड़ी भेजना बंद कर दिया। यानी एक अजीबोगरीब स्थिति है इस देश के भीतर में, जहां पर अपने ही देश में रहते हुए नागरिक अपनी बेसिक जरूरतें, उसके जो अधिकार हैं उससे भी वंचित है। और वो इसलिए वंचित है क्योंकि उस इकोनॉमी को ध्वस्त नहीं होने देना है। उसकी जिंदगी ध्वस्त हो रही है, वो किन हालातों में मर रहा है, खप रहा है, उसकी स्थितियों को नहीं देख के हम दरअसल अभी भी उसी मनस्थिति में जी रहे हैं जहां पर यह पूंजी पता नहीं कैसे डेवलप हो जाएगी। जब सारी चीजें ध्वस्त हो रही है तो आप सब सपना देख रहे हैं क्या? दिल्ली की लाल दीवारों में बैठकर या तमाम जगहों पर जो लाल दीवारें होती है उसमें बैठकर सपने देखे जा रहे हैं? क्योंकि खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं लगभग 14 करोड़ लोग जो फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए थे वो बेरोजगार हैं। जो फार्मिंग से नहीं हुए जुड़े लोगों की तादाद है, यानी जो खेती मजदूरी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी तादाद देश में लगभग 26 करोड़ है। और उन 26 करोड़ में से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये सरकार मान रही है। लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोग तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ये सरकार का डाटा है जो कि रजिस्टर्ड मजदूरों के बारे में है। 6 करोड़ 70 लाख लोग फंसे हुए हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है उन तक पहुंच के उनको घर पहुंचाने का, 2 जून की रोटी व्यवस्था करने का। पैदल लोग इसलिए निकल पड़ रहे हैं क्योंकि कोई उपाय नहीं है। जहां रह रहे हैं वहां भोजन नहीं मिल पा रहा है। बाहर निकलते हैं तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं। कौन सी स्थिति है ये, कौन सी मानसिकता है? और सोचिए, हम आपको जरा डाटा बताते हैं कि रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद जो सरकार की तरफ से आई है उसमें उत्तर प्रदेश में 75 लाख जो बेरोजगार मजदूर हैं, जो डेली वेजेस के मजदूर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे, जो बेरोजगार हो चले हैं। 75 लाख सिर्फ उत्तर प्रदेश के। महाराष्ट्र के 97 लाख मजदूर, बिहार के 27 लाख, गुजरात के 52 लाख, दिल्ली के 42 लाख, तमिलनाडु के 68 लाख, कर्नाटक के 30 लाख, राजस्थान के 38 लाख, हरियाणा के 17 लाख, पंजाब के 14 लाख। और सोचिए केरल से जब अरब के मजदूर लौटेंगे, जो मैक्सिमम केरल से गए हुए हैं, फ्लाइट्स कोच्चि में उतरने वाली है, वहां लगभग 17 लाख मजदूरों के पास काम नहीं है। अब वो वहां से लौटेंगे तो यहां कौन सा काम होगा? यह एक अजीबोगरीब स्थिति है जिसका रास्ता कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा? क्योंकि इकोनॉमी आपकी जवाब दे चुकी है। आप अपने मंत्रालयों को चला पाने की स्थिति में नहीं है, अपनी योजनाओं को चला पाने की स्थिति में नहीं है, अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार के भीतर अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने जो पेमेंट देने के लिए, अब महीना शुरू हुआ जब मई का, तो पेमेंट देना उसके लिए भी पैसा पूरा नहीं आ पा रहा है। वो बजट भी श्रिंक कर गया है। कॉन्ट्रैक्ट पे बड़ी तादाद में सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में भी लोग काम करते हैं, उनका भी पेमेंट कैसे होगा नहीं जानते। हो सकता है अगले इसी महीने तक आते आते उनको नोटिस मिल जाए कि अब हम आपको से काम नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो काम के तरीके बदल गए, दूसरा मार्केट में डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं होने की वजह से सोचिए ये स्थिति आ जाएगी। किसी ने नहीं सोचता था भारत का जो PMI है, जो कि माना जाता है कि अगर 50% रहता है तो 50% के जरिए वो माना जाता है एक्सपेंड करेगा, लेकिन ये पूरा सर्विस सेक्टर तहस नहस हो गया क्योंकि अप्रैल में कोई डिमांड ही नहीं हुई और ये 5.4% पे आ गया। यानी मार्च के महीने में जो 49.4% पे था वो 5.4% पे आ गया। ये है डिमांड की स्थिति देश के भीतर में, और ये सबसे डेंजरस सिचुएशन मानी जाती है। इसको अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो मैक्सिमम डिमांड तमिलनाडु में 11.8%, उसके बाद दिल्ली में 10.2%, उसके बाद महाराष्ट्र में 8.1%, उसके बाद गुजरात में 5.7%, उसके बाद राजस्थान में 4.1%, और इसके बाद देश के जो अलग अलग राज्य है 25 से ज़्यादा, वहाँ पर लगभग 1%, 2%, 2.5%। ये है डिमांड।
चीजें अगर ऐसे ध्वस्त हो रही है और तहस नहस हो रही है तो कौन सी प्लानिंग है हमारे पास? क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? हमने उस दिशा में क्यों नहीं सोचा? और अभी भी जिस स्टाइल में काम हो रहा है और जिस तरीके से क्वारंटाइन रखने के लिए भी 3,000 रुपए महीने दिल्ली में देने होंगे विद टैक्स, और 14 दिन आपको रहना पड़ेगा, तो जिसके पास कम से कम जो लखपति होगा वही बाहर से लौटेगा। जो फ्लाइट से लौटने वाले जो 14,800 लोगों की लिस्ट जारी हुई है कि ये लोग लौटेंगे, अगर इनके पास पैसा ना हो तो नहीं लौट पाए, और अगर इनके पास पैसा मजदूर को पास वहां होगा तो वो लौटेगा क्यों? 1 लाख रुपया होगा तो कुछ दिन और रह लेगा, सोचेगा चीजें नॉर्मल हो जाए। लेकिन यहां पर तो आपको किराया देना, और किराया देने के बाद घर तक पहुंचने तक के रास्ते में मेडिकल जांच से लेकर, क्वारंटाइन से लेकर, भोजन से लेकर, पेट्रोल, सारी चीजें को पैसा आपको अदा करते हुए चलना है। और आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में है नहीं जिसके जरिए इस बात का जिक्र हो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा देंगे। यानी देश हमारा है और हमारी चुनी हुई सरकार हम ही को वो सुविधा अगर दे पाने की स्थिति में नहीं आ रही है, तो अब इसके पैरेलल में 2-3 कल्पना और कर लीजिए। बड़ी तादाद में छात्र देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले ब्लू कॉलर यानी भारतीय मजदूरों की तादाद दुनिया के किसी भी देश के मजदूरों से बहुत ज़्यादा है। यानी भारत के ही मजदूर जो हैं लगभग 1,78,00,000 हैं, जो चीन से भी ज़्यादा हैं। चीन के भी तो दुनिया भर में मजदूर हैं, वह सिर्फ 1,12,00,000 है, भारत के 1,78,00,000 है। कमाई भी भारत के मजदूरों की होती है, उससे टैक्स भी सरकार ही वसूलती है, और देश के भीतर में काम करने वालों से भी टैक्स भी सरकार ही वसूलती है। इसका मतलब है कि हमने कोई पाइपलाइन बनाई ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि सप्लाई चेन राशन के दुकान से लेकर एफसीआई के गोडाउन तक बनानी थी। सवाल यह था कि हमारी इकोनॉमी का वो पूरा स्ट्रक्चर जो था जिसमें आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले में अभी तक हम लोग मानकर चलते थे कि सुरक्षा मिलेगी, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जरा उसके भीतर घुसिएगा तो आपको समझ में आएगा पानी पे भी टैक्स है, उस पर भी सेस है, एनर्जी का भी सेस है, कम्युनिकेशन मोबाइल लेते हैं उसमें भी सेस और टैक्स लिया जाता है। ये सारी परिस्थितियों में जनता दे रही है, और आपने जिन्हें चुना है ये कहकर चुनते हैं कि दरअसल आप हमें देखेंगे और सही तरीके से पूरे सिस्टम को आप पाइपलाइन में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे एक जगह पानी डालिए और पानी नीचे निकल जाए। यानी रायसीना हिल्स पे पानी डलेगा तो खेत खलियान गांव तक लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन यहां तो व्यवस्था ही नहीं है ऐसे पाइपलाइन की, और जिस तरीके से स्थितियां देश के सामने है या हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें सरकार को उसी जनता से और पैसा चाहिए। और सबसे आखिर में सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की सोच इस देश के भीतर में माना गया कि आखिरी प्रयोग केजरीवाल का हुआ, लेकिन केजरीवाल भी तो ध्वस्त हो गए इस दौर में। वह जिस वेलफेयर स्कीम के तहत थे, अब उनका खजाना भी खाली हो गया। रिसिप्ट्स आ नहीं रही है, जीएसटी आया नहीं, टैक्स आया नहीं, अब कैसे चलाएंगे? तो आप सोचिए, सड़क पे पीने वाला जो शराब की दुकान पे खड़ा हुआ है वो छाती ठोक कर कहता है मैं तो बोतल इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं केजरीवाल को मदद करना चाहता हूं। ये त्रासदी इस देश की और ये परिस्थितियां इस देश के पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स की। यानी आपने लोगों को अपनी इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाया ही नहीं, और जब लोग संकट में आ गए तो भी आप अलग रहना चाहते हैं। इस लोगों को जोड़िए महात्मा गांधी के उस सूत्र को याद रखिए जिसमें लोगों को बांटा नहीं जाता है बल्कि लोगों के हाथ में ही गवर्नेंस दी जाती है, और उस गवर्नेंस के जरिए लोग अपने आप को स्वयं तरीके से चीज़ों को डेवलप करते हैं। यह आज़ादी से पहले के बाद की स्थिति भी रही और आज़ादी के बाद भी लंबे अरसे तक इस रूप में चीज़ें डेवलप हुई। लेकिन अब कैपिटलिज्म है, पूंजी है, हर चीज़ के लिए पैसा है, और पैसा नहीं है तो चीज़ें खत्म है। तो ठीक यही स्थिति हो गई है, पैसा नहीं और पैसा चाहिए। तो क्या पैसा नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा? जी नहीं। इस जी नहीं में आगे की बात हम कल करेंगे जब आपसे इस बात का जिक्र होगा अब इस देश को करना क्या होगा, लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।